Hello everyone, I welcome you all in Edifying Knowledge. I hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। टोटल 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स इंडिया इस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन है ए पार्ट सेकेंड, बी पार्ट थर्ड, सी पार्ट फोर्थ, डी पार्ट फोर्थ ए। तो हमारा राइट आंसर है बी पार्ट थर्ड। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट थर्ड में दिए गए हैं। इसमें आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए पार्ट सेकंड डील करता है सिटीजनशिप के साथ, जिसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और पार्ट फोर डील करता है डीपीएसपी के साथ, इसमें आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51। पार्ट फोर्थ ए डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, इसमें आता है आर्टिकल 51 ए। क्वेश्चन नंबर 2, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे। हमारे ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो हमारा राइट आंसर है सी 7। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसमें आता है 23 और 24 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक, राइट एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि माइनॉरिटी राइट्स है 29 और 30, और राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल 31 में आता था। इसको डिलीट कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1978 में, और अब इसको ऐड कर दिया गया है पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 300 ए। ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि ये अब एक लीगल राइट है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आता है अंडर आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 3, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो आर्टिकल 19 के अंदर 19 के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। एक्सटर्नल इमरजेंसी, बी आर्म्ड रेबिलियन, सी बोथ ए एंड बी, डी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो हमारा राइट आंसर है ए एक्सटर्नल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 खुद ब खुद सस्पेंड हो जाता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली, तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन, चौथा है मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 5 रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, 6 प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जो रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें हम ऐसी जगह पे सेटल नहीं हो सकते हैं जहाँ पे कोई ट्राइबल पॉपुलेशन हो और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता रिजाइड करने के लिए। इसी के साथ जो दूसरे इसमें पार्ट्स हैं इनमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो वॉइड होगा। हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। तो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो कहता है कोई भी ऐसा लॉ जो है वो जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकॉन्सिस्टेंट है वो वॉइड होगा। इसमें सब पार्ट्स हैं, जैसे 13(1) वो कहता है कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बन गया था और वो फंडामेंटल के राइट के अगेंस्ट है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत जो है वो इसको वॉइड कर दिया जाएगा। मतलब उसको डायरेक्टली इनवैलिड नहीं कर सकते बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है 13(2), ये कहता है स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो खाली सिटीजन्स को अवेलेबल है। हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 31, डी आर्टिकल 21 ए। तो हमारा राइट आंसर है बी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो खाली सिटीजन्स को अलाउड है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो खाली सिटीजन्स को अलाउड है, वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13। और बाकी जो है वो दोनों का अलाउ है, सिटीजन्स को भी और एलियंस को भी। एलियंस वो लोग हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते, इन दूसरी कंट्रीज से हैं, जिनको फॉरेनर कहते हैं। इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है फ्रेंडली एलियंस और दूसरे हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एनिमी एलियंस वो लोग हैं जो कि
इंडिया के साथ उस टाइम पे वॉर पे होंगे। अगर इंडिया इस टाइम पे किसी के साथ वॉर में है तो वो उस कंट्री के जो लोग होंगे वो एनिमी एलियंस कहलाएंगे। और एनिमी एलियंस को जो है वो कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे जो इक्वालिटी है, तो कोई भी फॉरेनर यहाँ पे आके ये नहीं कह सकता कि उसका जो ये फंडामेंटल राइट है यहाँ की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करना। आर्टिकल 14 जो है ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 21A यह है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री से लिया गया है। हमारे ऑप्शन है ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी रशिया। तो हमारा राइट आंसर है बी ब्रिटेन। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये लिया गया है ब्रिटेन से। ये आर्टिकल 14 के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक ब्रिटेन ओरिजिन है और इसमें कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं दिया जाएगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी किसी को भी जो है वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। सारे जो पर्सन्स हैं वो इक्वल होंगे। और लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही इक्वल ट्रीटमेंट मिला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई दो लोग हैं, उन्होंने सेम क्राइम किया है लेकिन एक की जो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने कोई क्राइम किया है लेकिन जो मेंटली हेल्थ जो है उसकी ठीक नहीं है, तो अगर उन दोनों के सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है, जब उनके सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो उनको जो ट्रीटमेंट है या पनिशमेंट है वो भी इक्वल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, डी राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तुम्हारा आंसर है डी राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि ये पार्ट है डीपीएसपी का। इसमें ये है 39 का पार्ट डी। 39 का पार्ट डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हर किसी को दिया जाएगा, मैन वुमेन या कोई भी। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23, 24। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू इंफॉर्मेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 17। तो ये हमारा राइट आंसर है सी आर्टिकल 21। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये आता है अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ये कहा 1978 में कहा था इसके बारे में। और इन्होंने कहा था जो आर्टिकल 21 है ये खाली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है बल्कि ये अलाउ करता है किसी भी पर्सन टू राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इसमें और भी कई चीज़ें जो है वो ऐड की गई थी, जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सब इसमें ऐड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर आर्टिकल 22 फॉर हाउ मच टाइम पीरियड ए पर्सन कैन बी केप्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अंडर आर्टिकल 22 एक पर्सन को कितने टाइम के लिए जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। हमारे ऑप्शन है ए 24 आवर्स, बी 2 मंथ्स, सी 3 मंथ, डी नो फिक्स टाइम पीरियड। तो हमारा राइट आंसर है सी 3 मंथ। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर एक पर्सन को हम 3 मंथ के लिए रख सकते हैं। ये आर्टिकल 22 क्या है, ये किसी भी इंसान को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर वो डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है। इसमें पनिशमेंट भी जो है जो डिटेन भी कर सकते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पुनिटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। पुनिटिव जिसको इसमें लाया जाता है वो उसको डिफेंड करने का हक होता है और उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है ये इस बेसिस पे किया जाता है कि मे बी फ्यूचर में उसकी वजह से कोई जो है वो पब्लिक ऑर्डर में खराबी आए। तो इस केस में जो है एक इंसान को 3 मंथ के लिए हम प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। Question number 10, under which article no religious instruction can be provided in educational institution wholly maintained by state fund। किस आर्टिकल के अंदर हम किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते जो कि होली मेंटेन किया जा रहा हो स्टेट फंड्स के थ्रू। हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 26, बी आर्टिकल 27,
सी आर्टिकल 28, डी आर्टिकल 29। तो हमारा राइट आंसर है सी आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के अंदर हम कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते जो कि होली मेंटेन किया जा रहा हो बाय स्टेट फंड्स। इंस्टीट्यूशन भी हमारे इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको होली मेंटेन कर रही हो स्टेट, उसमें हम नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रोहिबिट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश किया हो किसी ट्रस्ट के द्वारा लेकिन रिकॉग्नाइज स्टेट कर रही हो तो वहाँ पे परमिटेड है। तीसरा है जिसको खाली रिकॉग्नाइज कर रही हो स्टेट या फिर एड मिल रही हो स्टेट से, तो उसमें वॉलंटरी है, उनकी अपनी मर्जी है। अगर हम दूसरे इन आर्टिकल्स को देखें, आर्टिकल 26 जो है ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और आर्टिकल 27 यह फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 29 ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। Question number 11. Which among the following fundamental rights cannot be suspended even during national emergency? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हम नहीं सस्पेंड कर सकते, इवन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो उस टाइम पे भी हम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14 एंड 19, बी आर्टिकल 23 एंड 24, सी आर्टिकल 20 एंड 21, डी आर्टिकल 17 एंड 18। हमारा राइट आंसर है सी आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को हम नहीं सस्पेंड कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी। आर्टिकल 20 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें आता है आर्टिकल 21 जो क्या कहता है नो एक्सपेक्टो लॉ, मतलब कि कोई भी ऐसा क्राइम जो इंसान ने किया हो उसके लिए सज़ा बनने से पहले, मतलब अगर कोई लॉ पास हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर किसी ने क्राइम कर दिया उस लॉ के बनने से पहले, तो उसको हम सज़ा नहीं दे सकते इस बेसिस के कि उसने क्राइम किया हो, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था उस वक्त कोई लॉ नहीं था। लेकिन 22 जो है वो बात करता है दो नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही जो क्राइम किया उसके लिए दो बार सज़ा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 23 वो बात करता है नो सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब कोई भी किसी भी इंसान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ खुद ही गवाही दे। और आर्टिकल 21 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड सिविल एंड पर्सनल लिबर्टी। और उन्नी कृष्णन केस में 1993 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है ये है हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12. Dash is the order issued by court to a person who has detained under person to produce the body of later before it. इसमें कहा गया कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट इशू करती है किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई पर्सन डिटेन किया। हमारे ऑप्शन है ए हेबस कॉर्पस, बी मैंडामस, सी प्रोहिबिशन, डी क्यू वारंटो। तो हमारा राइट आंसर है ए हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। बी है मैंडामस, मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट जो है वो किसी पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। ये किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं जारी किया जा सकता है और ना ही ये सीजेआई गवर्नर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जारी कर सकते हैं। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। लोअर कोर्ट को किसी भी फर्दर एक्सीडिंग के लिए जो है वो फॉरबिड करता है कोर्ट। इसको किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जारी नहीं कर सकते। डी है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि अगर कोई जो है वो पब्लिक जो है वो पब्लिक ऑफिशियल है, वो किसी पोजीशन पे आया है और उसने मतलब बिना डॉक्यूमेंट्स के आया है, तो कोर्ट उसे ये जो जारी कर सकता है क्यू वारंटो, इससे ये पूछने के लिए किस अथॉरिटी से वो उस पोजीशन पे आया है। और एक और बचती है, ये 5 रिट्स हैं जो कि है सर्चियरी। सर्चियरी जो है वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब ऐसे टाइम पे करता है अगर जो हायर कोर्ट चाहे तो वो चाहे तो उसको जो है वो अगर कोई एक्सीडिंग चल रही हो कोर्ट में तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये इसे जारी कर सकते हैं। Question number 13. Which among the following fundamental right provide restriction on fundamental rights of armed force, paramilitary, police, intelligence and analogous forces? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि पैरामिलिट्री, आर्म फोर्स, पुलिस या इंटेलिजेंस या एनालॉगस फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 33, सी आर्टिकल 34, डी आर्टिकल 35। तो हमारा राइट आंसर है बी आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो है वो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट करती है आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस की। तो दूसरे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो आर्टिकल 32 ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब हम
कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रेक हो जाता है या नहीं मिलता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 34 ये रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है फंडामेंटल राइट्स पर जब किसी जगह पे मार्शल लॉ फोर्स में हो। आर्टिकल 35 ये कहता है पावर टू मेक लॉज जो है वो पार्लियामेंट के पास है, या किसी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देना है तो वो भी पार्लियामेंट के पास है, ताकि जो भी कोई लॉ बने वो पार्लियामेंट में बने ताकि पूरी कंट्री में जो है वो सिमिलर लॉज अप्लाई हों। Question number 14. Which among the following country was the first in the world to grant women the right to vote in parliamentary election? कौन सी ऐसी कंट्री थी दुनिया की जो पहली बनी थी जिसने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? हमारे ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूके, सी न्यूजीलैंड, डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर है सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने वुमेन को राइट टू वोट दिया था। ये हुआ था इन 19 सितंबर 1893। Question number 15. By which Constitutional Amendment Act Article 21A was added to fundamental right? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A को जो है वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा राइट आंसर है बी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 2002 में। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 1992 में हुआ था। इसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें कि हम ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है स्टेट लेस देन और इक्वल टू 10%। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।